देखिए आपका आईपीसी में अब शुरू किया जाए, आपका सेक्शन वाइज शुरू करना है। जब भी कोई कानून आप पढ़िए तो सबसे पहले उसका प्रियम्बल पढ़ा जाता है। प्रियम्बल यानी कि अब नोट से भी सहारा लेना, लिखना कम है। जो नोट्स आपको दिया गया है उसका भी सहारा लेना है। तो प्रियम्बल आपका क्या है, कई बार पूछा गया है इंटरव्यू में भी कि आईपीसी का उद्देश्य क्या है। तो किसी कानून का जो उद्देश्य होता है वो सबसे पहले ही बताया जाता है, सेक्शन के पहले ही या अनुच्छेद के पहले ही। जैसे कि अगर हम संविधान देखें तो संविधान में अनुच्छेद 1 के पहले ही प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल दिया गया है। तो संविधान किन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया, ये प्रियम्बल में है। फिर आपका एविडेंस का प्रियम्बल पूछा ही गया है कि साक्ष्य अधिनियम का क्या उद्देश्य है। तो साक्ष्य संबंधी विधि को आपका परिभाषित, समेकित और संशोधित करना। फिर सीआरपीसी का उद्देश्य, फिर पुलिस एक्ट का उद्देश्य। उसी प्रकार आईपीसी का क्या उद्देश्य है। जब लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले आईपीसी बना रहा था तो इसका पर्पज क्या बताया। तो हेडिंग जो दी गई है कि भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता यानी कि सामान्य दंड संहिता या जनरल पेनल कोड आपका, यानी कि कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि आईपीसी दांडिक मामलों की, पेनल लॉ की एक जनरल लॉ है, एक सामान्य विधि है, एक साधारण विधि है। तो अब क्वेश्चन आपका ये इंटरव्यू में उठा, ये तो पूछा ही गया था। इसके बाद इंटरव्यू में ये उठा कि आखिर जनरल लॉ का मतलब हुआ क्या। तो जब लॉर्ड मैकाले आईपीसी बना रहा था तो उसने ये प्रयास किया था कि जितने संभव अपराध हैं एक ही कानून में रख दिया जाए, ताकि अलग कानून पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। लेकिन बाद में धीरे धीरे तमाम विषयों पर स्पेशल लॉ और लोकल लॉ भी बनाए गए, जहाँ की अलग अलग मामलों में अलग अलग दंड का प्रावधान किया गया। यानी कि लॉर्ड मैकाले की सोच यही थी कि एक ही कानून में सभी अपराधों को क्या किया जाए, समाहित कर दिया जाए। इसीलिए इसे कैसा लॉ कहा गया प्रियम्बल में, जनरल या सामान्य या साधारण। अब आइए आपका सेक्शन 1 चला जाए। किसी भी कानून का जो सेक्शन 1 होता है वह दो तीन बातें ही बताता है। एक आपका बात बताता है शॉर्ट टाइटल या संक्षिप्त नाम। दूसरी बात जो सेक्शन 1 में दी गई रहती है वह एक्सटेंट दिया गया रहता है। एक्सटेंट का मतलब विस्तार। और तीसरी बात आपका दूसरी बात विस्तार दी गई रहती है। और तीसरी बात इन्फोर्समेंट डेट या प्रवर्तन तिथि या कब ये कानून लागू हुआ। फिर एक बार समझिए, जनरली किसी भी कानून के सेक्शन 1 में लगभग तीन बातें दी जाती हैं। सामान्यतः मैं बता रहा हूँ, सामान्यतः जब भी मैं मामूली तौर पे साधारणतया, सामान्यता, सामान्यतया, जनरली जैसे ही मैं शब्द बोलूं इसका मतलब ही यही हुआ कि इसका कुछ न कुछ अपवाद जरूर है, यानी कि इस नियम का कुछ विरोधी नियम सामने आएगा। याद रखिएगा जब भी बोला जाए। तो आइए पहले आईपीसी निपटा लिया जाए तब आपका कोरिलेट किया जाए। आईपीसी के सेक्शन 1 में 60 टाइटल दिया गया है। तो संक्षिप्त नाम सभी लोग जानते हैं, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 का अधिनियम संख्या 45, यानी कि एक्ट नंबर कितना है 45।
दूसरा किस तारीख को लागू हुई, तो मैं बता चुका हूँ शुरुआती दौर में 1 जनवरी 1862 को लागू हुई। और विस्तार, तो पहले इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर था, लेकिन अब वो नोट्स में अभी पुराना है भाई, उसको सुधार कर लीजिएगा। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से इस कानून को अब जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू कर दिया गया है। डेट याद रखिएगा, पूछ सकता है। 31 अक्टूबर 2019 2019 को ये कानून जेके में, यानी कि जम्मू कश्मीर संघ शासित। देखिए तो आवाज जा रहे हैं कि नहीं, एक बार हो ऑनलाइन में चेक। हेलो, 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 हेलो। देखिए तो एक बार चेक करिए आवाज जा रहे हैं कि नहीं भाई, ऑनलाइन में सही आ रहे हैं ना। हेलो, देखिए फिर एक बार देखिए, ये थोड़ा अब यहाँ आवाज। हाँ, नहीं तो ऑनलाइन में थोड़ा लेट तो जाएगा, ये थोड़े कि तुरंत चला जाएगा। 1-2 मिनट तो लेट जाएगा ही। ये थोड़े कि यहाँ और वहाँ में अंतर रहेगा ही। ये थोड़े कि एक ही साथ जाएगा। फिर एक बार देखिए भाई, आपका इसको बताया जाए फिर एक बार। अब आपका विस्तार में नोट्स में नहीं, उसको लिख लेना है कि 31 अक्टूबर 2019 को इस कानून को जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में भी, अभी संघ शासित कहिएगा, लागू कर दिया गया। तो अब पूछा जाता है इंटरव्यू में कि जम्मू कश्मीर राज्य में इसके पहले कौन कानून लागू था, तो रणवीर दंड संहिता। और अब क्या लागू है, आईपीसी। अब जितने कानून एपीओ के हैं, कम से कम आपका इन्फोर्समेंट डेट तो जरूर याद रखिए। पुलिस एक्ट कब लागू हुआ, 22 मार्च 1861 को। आईपीसी कब लागू हुई, 1 जनवरी 1862। सीआरपीसी कब लागू हुई, 1 अप्रैल 1974 को। और आपका एविडेंस कब लागू हुआ, तो 1 सितंबर 1872। चारों एक साथ याद रखें। एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन को रिलेट करना है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कानून है जहाँ की जो नाम इत्यादि दिए गए हैं अनुच्छेद 1 में नहीं दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपीजे में पिछली बार आया था कि संविधान का नाम किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो वह लास्ट में दिया गया है 393। फिर याद रखिए, इस संविधान का संक्षिप्त नाम, शॉर्ट टाइटल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा, भारत का संविधान होगा। इसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 393 में किया गया है। और आपका प्रवर्तन तिथि, इन्फोर्समेंट डेट, एक अनुच्छेद और आगे बढ़ जाना है, 394 में दिया गया है। ये दोनों अनुच्छेद याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से जीएस या ला में बनने का पूरा चांस रहता है। फिर हम एक बार बता रहे हैं, भारत के संविधान का नाम किस अनुच्छेद में संक्षिप्त नाम, 393 क्या होगा, भारत का संविधान। और ये कब से लागू हुआ, ये स्पष्ट बताया गया है,
एक आर्टिकल और आगे बढ़ जाना है 394। अब आपका बीएचयू इत्यादि में बना कि कितने पार्ट में संविधान लागू हुआ। 2 पार्ट में, एक 26 नवंबर 1949 को कुछ हिस्सा और पूरा भाग कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। इस प्रकार सेक्शन 1 समाप्त हो गया। अब आइए सेक्शन 2। जब भी आप सेक्शन 2 पढ़ेंगे तो पहले कंसेप्ट बनाया जाए और तब सेक्शन 2 और तब डायरेक्ट देखा जाए। देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन पहले देखिए, कंसेप्ट बनाकर चला जाता है। किसी भी कानून का जो विस्तार हो सकता है, एक्सटेंट हो सकता है, वह 2 प्रकार का हो सकता है। एक इंट्रा टेरिटोरियल। इंट्रा टेरिटोरियल का मतलब अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार या अंतः प्रादेशिक विस्तार। अंतः प्रादेशिक का मतलब कि आपका जिस देश का कानून है उस देश में उसका विस्तार। और एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आपका एक्सटेंट हो सकता है या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन, बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। अर्थात बाह्य प्रादेशिक का मतलब ये हुआ कि भारत की सीमाओं से क्या बाहर। तो पहले तो सेक्शन याद रखें। अगर इंट्रा टेरिटोरियल पूछे कि इंट्रा टेरिटोरियल या भारत के भीतर, तो सेक्शन 2 मारेंगे। और भारत के बाहर पूछे तो 2 धाराएं मारेंगे, 3 और 4। भाई फिर एक बार देखिए कैसे क्वेश्चन बना है, सतर्क रहिएगा। मैं फिर बता दूं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है, आसान क्वेश्चन नहीं बनता। अब उसमें क्या टेक्निकल बातें हम तो बताएंगे ही। फिर एक बार देखिए, आईपीसी का जहाँ तक विस्तार की बात है, भारत के भीतर अगर आईपीसी के तहत आने वाले अपराधों को किया जाता है तो सेक्शन आपका जो अप्लाई होगा 2 होगा। और भारत की सीमा के बाहर अगर अपराध किया जाता है तो जो सेक्शन अप्लाई होंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्सटेंट में, वह सेक्शन 3 और 4 होंगे। पहले तो दिमाग में सेक्शन बैठा लेना है। दूसरा जो कहानी आपका बैठाना है वह आपका अनुच्छेद वाइज हमें चलना है। और वह आर्टिकल आपका 245 का क्लाज 2 है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 245 का क्लाज 2। अब ध्यान से देखिए, अगर भारत की संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो भारत की सीमाओं से बाहर भी लागू हो, तो ऐसी दशा में वह कानून वैलिड होगा कि इनवैलिड, यानी कि वैध होगा कि अवैध होगा, वैध होगा। अब देखिए आईएएस में कैसे आपका जीएस में क्वेश्चन बना था कि ऐसा कानून कौन बना सकती है जो भारत के बाहर भी लागू हो। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया था, संसद, राज्य विधानमंडल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो केवल और केवल किसको पावर है, हमारी पार्लियामेंट को, जो ऐसा कानून बना सके जो भारत की सीमाओं से क्या लागू हो बाहर। राज्यों को ये अधिकारिता नहीं दी गई। तो बताइए आईपीसी आपका केंद्र द्वारा बनाया गया कानून है कि राज्य द्वारा? अंग्रेज बनाए थे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश राज्य के गवर्नर इत्यादि ने बनाया था कि संघ ने? संघ ने। तो अब आइए, ये कॉन्सेप्ट दूसरा रहा। तीसरा कॉन्सेप्ट ये जानना है कि भाई आपका बिना विधि के अपराध नहीं हो सकता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कोई कानून न हो किसी कार्य को जो अपराध घोषित करता हो, तब तक वह कार्य
अपराध माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं। तो संविधान में आपका बताया गया था कि विधि के बिना अपराध नहीं, यानी कि किस अनुच्छेद में यह सिद्धांत समाहित है? तो आर्टिकल 20 के किस क्लाज में? 1 में। भाई किस क्लाज में है? बताया गया था 1 में। इसको भी सतर्क रहना है। भूमिका भी चल रहे हैं, अभी अनुधारा हम शुरू करते हैं, पहले भूमिका हो जाए। अब जो आपका क्वेश्चन ये बनता है इंटरव्यू में कि सेक्शन 3 और 4 में डिफरेंस क्या है? तो सेक्शन 3 और 4 में जब भी डिफरेंस पूछे तो आपका जवाब रहेगा कि सेक्शन जो 3 है एक जनरल रूल बताती है और उसको स्पेशलाइज करती है सेक्शन 4। यानी कि सेक्शन 3 केवल यह बताएगा कि कुछ दशाओं में भारत से बाहर अपराध करने वाले व्यक्ति भी भारत में आईपीसी के तहत सजा के हकदार होंगे, लेकिन वह किस कंडीशन में होंगे, किस परिस्थिति में होंगे, ये सेक्शन 4 कवर करेगा। यानी कि सेक्शन 3 में जनरल रूल और 4 उसको क्या कर रहा है, थोड़ा स्पेशलाइज। तो कभी काल ये आपका हुआ है कि जो आपका कह सकते हैं कि हेडिंग है 3 और 4 की, वहाँ से भी हेलो वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब सेक्शन 3 की जो हेडिंग है कई उससे भी क्वेश्चन, जो सेक्शन 4 की हेडिंग है केवल आपका उससे भी क्वेश्चन बन चुका है। BHU LLM में तो सेक्शन 4 से अंदर जाकर बनाया था एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति, कई व्यक्ति जो शब्द जोड़े गए हैं। और जो ये साइबर क्राइम होते हैं, जो साइबर अपराध होते हैं, आपका इसके लिए भी प्रावधान आपका किया गया है, तो वो भी हम बताएंगे। लेकिन अब सेक्शन वाइज शुरू किया जाए। पहले हम इंट्रा टेरिटोरियल बताते हैं। इंट्रा टेरिटोरियल मतलब अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का सिद्धांत या भारत के भीतर किए गए अपराधों के बारे में जो नियम दिया गया है वह सेक्शन 2 में दिया गया है, यानी कि धारा 2 में। अब भारत का मतलब क्या हुआ? तो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर राज्य को भी आईपीसी के लिए भारत में शामिल कर लिया गया है। तो जम्मू कश्मीर राज्य को सिवाय अब न मार दीजिएगा, रहित की सहित, सहित मारिएगा। तो आइए पहले बैरक भाई अब देखा जाए। सामान्य बातें थोड़ी हो गई तो अब बैरक निकाल लीजिए, ताकि देखिए एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए और इसी में से मैं कुछ नियम निकालूंगा। हेडिंग देखिए, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। तो भारत के भीतर जैसे ही शब्द आया तो इंट्रा टेरिटोरियल यानी कि अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार इसी को कहा जाता है। कौन सी धारा है? 2। भारत शब्द के बारे में, तो भारत में वर्तमान समय में आपका जितने राज्य हैं, जितने संघ शासित प्रदेश हैं जिस पर आईपीसी का विस्तार है वह भारत माना जाएगा। और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश भी भारत में अब क्या हो चुका है? शामिल। हर व्यक्ति, अब देखिए क्या देता है कंपटीशन में, भले आप न पकड़ पा रहे हो, यही मेन है। हर व्यक्ति अब हर व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? तो BHULLM में एक बार बनाया, एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं, दो व्यक्ति। तो जैसे ही दे शब्द, तो जो बेयर एक्ट में शब्द लिखा है, अब हर व्यक्ति का मतलब क्या हुआ यहाँ आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ जो हर व्यक्ति लिखा है, एवरी पर्सन,
यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो लिखा है इसका मतलब समझा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी, अर्थात अगर कोई भारत का नागरिक भारत की सीमाओं के भीतर आईपीसी में दिए गए अपराधों को करता है तो वह आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा। ये घोषणा कौन सी धारा करती है? 2। क्योंकि हर व्यक्ति में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, तो दूसरा उदाहरण आपको देखना है कि अगर कोई विदेशी भारत में आता है और भारत की सीमाओं के भीतर अपराध करता है तो वह आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा। भले वह भारत का कानून जानता हो न जानता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मिस्टेक आप ला हैं वह एक्सक्यूज नहीं है, चाहे देसी हो या विदेशी। इस पर एक केस सेट करना है। एमएच जॉर्ज बनाम मेयर हंस जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य का एमएच जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दे दिया कि चाहे देशी हो चाहे विदेशी, अगर वह भारत में आकर आईपीसी में दिए गए अपराधों में से कोई अपराध करता है तो वह भारत में दंड का क्या होगा? भागी। तो किस केस में कहा गया कि विदेशियों पर भी आईपीसी लागू होती है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? तो आपका जवाब रहेगा मेयर हंस जॉर्ज। ये याद रखिए, बहुत लीडिंग केस है ये। अगला नियम में आया हर व्यक्ति का मतलब याद रखिएगा, भारतीय व्यक्ति भी और कौन सा? विदेशी। अब अगला शब्द देखिए, हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए। तो हर व्यक्ति इस संहिता मतलब कि कौन सी संहिता चल रही है? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आईपीसी में जो प्रोविजन किए गए हैं, अगर चाहे भारतीय व्यक्ति हो या विदेशी व्यक्ति हो, इन प्रोविजनों के अगेंस्ट में इनके प्रतिकूल चाहे कोई कार्य करता है या लोप करता है, चाहे एक्ट करे या ओमिशन। प्रतिकूल का मतलब इसके विपरीत, और एक्ट और ओमिशन के बारे में प्रावधान किया गया है आपका 32 में और 33 में। तो फिर एक बार 32 आइए। 32 क्या बताती है कि कार्य में अवैध लोप शामिल माने जाएंगे कि नहीं? माने जाएंगे। और कार्य और लोप, एक्ट और ओमिशन को आईपीसी के किस सेक्शन में बताया गया है? 33। तो एक ये यूपी जे में भी आया था, ये बिहार एपीओ में भी आया था। कार्य में लोप भी शामिल है 32, और कार्य लोप की परिभाषा किस में? 33। कार्य का मतलब कुछ करके और लोप का मतलब कि जो विधिक कर्तव्य हैं उसको न निभा के। तो अपराध किया जा सकता है एक्ट द्वारा, इनलीगल ओमिशन द्वारा, दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे? दोनों। कार्य का एक उदाहरण जेलर का ही। जेलर एक कैदी को रोज 10 डंडा मारता है तो ये कार्य हो गया, और भूखे रख देता है, भोजन नहीं देता, तो ये क्या कहलाएगा? ओमिशन। तो फिर एक बार आइए, चाहे देशी हो या विदेशी, अगर आईपीसी के प्रावधानों के विपरीत कोई एक्ट या ओमिशन करता है जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। यानी कि ऐसा हर व्यक्ति
इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। यानी कि किस संहिता के अधीन? आईपीसी के तहत। भले आप पकड़ नहीं पा रहे हो, अंतिम जो शब्द हैं उसमें आपका सबसे ज़्यादा बल तो उसी शब्द में है, आपका अन्यथा नहीं, यानी कि अदरवाइज नहीं। अब इसी शब्द को पकड़ना है और 3-4 मॉडल उठाना है। भले आप पढ़े हो, लेकिन इस शब्द पर लोग ध्यान ही नहीं देते। लेकिन इस शब्द को भी कंसेप्ट में ध्यान देना है। अन्यथा नहीं का मतलब क्या हुआ? इसको कई 2-3 जगह से हम जोड़ेंगे, लेकिन पहले आईपीसी निपट जाइए। अन्यथा नहीं का मतलब ये हुआ कि विधि के बिना अपराध संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को तभी किसी अपराध कार्य के लिए सजा दी जा सकती है जब उस कार्य को किसी कानून द्वारा पहले से ही अपराध घोषित किया गया हो। अगर वह कार्य अपराध नहीं है, व्यक्ति ने वह कार्य किया, तो वह उस अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। यानी कि अन्यथा नहीं से एक वाक्य निकलता है कि बिना विधि के अपराध संभव नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई कार्य या लोप के लिए चाहे देशी हो या विदेशी, भारत में दंड का भागी आईपीसी के तहत तभी होगा जब वह एक्ट या ओमिशन आईपीसी के तहत क्या घोषित किया गया हो? अपराध। भाई अपराध, क्योंकि अपराध नहीं है तो अन्यथा नहीं मतलब कि वह दंड का भागी नहीं हो। इसी बात को आप दूसरे एंगलों से समझिए। अन्यथा नहीं या अन्यों का नहीं, ये जो शब्द होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और 2-3 क्वेश्चन देखिए पिछली बार कैसे जे में पूछा गया और क्या पूछा जा सकता है। अन्यथा नहीं शब्द जब भी पढ़िएगा तो बिना विधि के ऑफेंस नहीं हो सकता। ये सिद्धांत आईपीसी के सेक्शन 2 में समाहित है, अन्यथा नहीं शब्द में। और यही सिद्धांत आपका संविधान में समाहित है, अनुच्छेद 20 के किस क्लाज में? 1 में स्पष्ट बता रही हैं कि जिस दिन कोई व्यक्ति कार्य किया है, अगर उस कार्य के लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं था, तो बाद में उसको दंडनीय बनाकर पिछले कार्यों के लिए सजा नहीं दी जा सकती। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसी तरह आपका जैसे ही अन्यथा शब्द आता है तो 2-3 और अच्छा कोरिलेशन करिए। एविडेंस की धारा 5 पर करिएगा, 5 पर करिएगा। अन्यथा अन्यों का नहीं जो शब्द आया है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। या तो जो एविडेंस पेश किया जाएगा फैक्ट इन इशू का या रेलेवेंट फैक्ट का, अन्यों का नहीं। अन्यों का नहीं मतलब फालतू तथ्यों को साक्ष्य में आने से कौन सी धारा रोकती है? 5। इसी प्रकार अन्यथा आपका एविडेंस में अभी बताया गया 29 में, अन्यथा मतलब अदरवाइज। अदरवाइज माने अन्य प्रकार से। तो कन्फेशन किस में न आ रहा हो तो लागू होगी 29, न तो 24, न 25, न 26, न 26 के कुछ हिस्सा, न 27 के कुछ हिस्सा। इसी प्रकार अन्यथा पर लास्ट में कोरिलेट किया जाए। आपका जे में पूछा गया था इक्विटेबल सेट ऑफ सामयिक मुजराई, यानी कि सीपीसी में जाकर पूछा कि इक्विटेबल या सामयिक मुजराई कहाँ है? तो आदेश 20 के नियम 19 के उपनियम 3 में। और यहाँ से अन्यथा शब्द लिखा है, जो ये अदरवाइज शब्द हैं इसी से एक और मुजरा निकला। आपका कौन सा मुजरा? विधिक नहीं बल्कि कौन सा? इक्विटेबल या सामयिक। तो भाई उतना नहीं जानना है नए लोगों को, ये कोरिलेट किया गया कि अन्यथा का मतलब क्या हुआ। अब आइए सेक्शन 3 और 4 देखा जाए।
जब भी सेक्शन 3 और 4 पढ़िए तो अभी आप सेक्शन पर गौर न करिए, पहले सामान्य नियम से उठाया जाता है, कुछ अलग से कोरिलेट किया जाता है और तब सेक्शन 3 और 4 पर चला जाता है। देखिए सामान्य नियम पहले भाई आपका साम पहले तो जो शुरुआत करनी है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्सटेंट या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन या बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार या देश से बाहर किसी कानून को लागू करना। अर्थात पहला नियम ये आपका देखना है कि क्या कोई ऐसा कानून बनाया जा सकता है जो भारत की सीमाओं से कहाँ लागू हो, परे यानी कि बाहर। तो इसके लिए सबसे पहले आप काम ये करेंगे कि संविधान उठाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 का क्लाज 2 उठाएंगे, यानी कि अनुच्छेद 245 का उप अनुच्छेद 2। कोई संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि केवल इस कारण से अवैध नहीं होगी कि उसका विस्तार कहाँ हो रहा है, भारत से कहाँ बाहर। तो अभी हमने सामान्य नियम बताया कि कौन ऐसा कानून बनाने में सक्षम है जो भारत के बाहर बाहर भी लागू हो सके, संसद, राज्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या जवाब रहेगा, पार्लियामेंट। सक्षम है, अवैध नहीं होगा, क्या होगा अवैध। तो आईपीसी अगर भारत से बाहर लागू होती है तो इसकी वैधता का आधार क्या है, तो वैधता का आधार आर्टिकल 245 का कौन सा क्लाज है, 2। ये पहला कंसेप्ट। अब भारत से बाहर जितने प्रावधान आपका दिए गए हैं, एक एक लाइन सभी धाराओं को याद करना है। देखिए सीआरपीसी में भारत से बाहर जब भी पढ़िएगा 166 है, 166 भी पढ़ना है, 189, 188, 88 भी हैं। कम से कम ये 4 धाराएं भारत से बाहर पढ़ेंगे। इसके बाद आपका भारत से बाहर के लिए और अगर पढ़ना है तो 2 धाराएं और जोड़ लीजिएगा, 105, 105 है, थोड़ा विस्तृत कर दे रहे हैं, और साक्ष्य अधिनियम में जोड़िएगा लेक्स फोरी, यानी कि क्या आपको पढ़ना है, लेक्स फोरी। सीआरपीसी की कम से कम इतनी धाराएं पढ़िए। आईपीसी की धारा 3, 4 तो भाई डिटेल में हम चलेंगे ही, और आपका एविडेंस में जो हम चलेंगे वह लेक्स फोरी बताएंगे। तो इनमें से कम एक क्वेश्चन कहीं गया नहीं है। कहाँ कहाँ क्या बना है यूपी में, तो मैं बता दूं ये 6 धाराओं में से एक धारा का क्वेश्चन सेट रहता है और आप 6 धाराएं रट कर जाएंगे। अब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना है कैसा, वह एक एक करके देखिए। अगर भारत से बाहर इन्वेस्टिगेशन कराना है, अन्वेषण कराना है, तो भारत के न्यायालय आपका क्या इश्यू करेंगे, समन की, कमीशन की, आपका पत्र की, अनुरोध पत्र। तो इंग्लिश वर्जन भी याद रखिएगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। तो भारत से बाहर विदेश में इन्वेस्टिगेशन कराना है तो किस सेक्शन के तहत भारत के न्यायालय लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करते हैं, 166A। अगर विदेश से भारत में आ रहा है अन्वेषण के लिए, विवेचना या तफ्तीश के लिए, तो विदेशी न्यायालय भी भारत के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी करेंगे। तो भारत से भेजिए तो कौन सी धारा, और विदेश से आएगा तो दोनों में क्या जारी होगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। इंग्लिश वर्जन देखिएगा,
भाई कंपटीशन में मैं फिर बता रहा हूँ, ये शब्द इंग्लिश वर्जन देखिएगा, हिंदी में खूब उलझा देगा, इतना उलझा देगा कि आप उलझ जाएंगे। तो इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा। अब आइए 188 देखा जाए, सीआरपीसी। यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध किया है तो ऐसी कंडीशन में भारत के किस स्थान के न्यायालय में उसके खिलाफ इंक्वायरी और ट्रायल किया जाएगा। यानी कि भारत से बाहर किए गए अपराधों के मामले में जांच और विचारण का प्लेस कौन सी धारा बताती है? तो 188। तो जांच विचारण किस संस्थान के न्यायालय द्वारा? तो बस एक लाइन याद रखिए, जहां अभियुक्त पाया जाए। क्या क्या याद रखना है? जहां अभियुक्त पाया जाए, लेकिन किसकी पूर्व मंजूरी से ही जांच विचारण चलेगा? केंद्रीय सरकार। यानी कि जो ये धारा 3-4 पढ़ेंगे, इसको शुद्ध रूप से 188 से भी जोड़ना है। तुरंत हम और डिटेल में बताएंगे 4 के साथ 3 के। अब आइए, भारत से बाहर अगर एविडेंस कलेक्ट करना है तो ऐसी दशा में आपका क्या जारी होगा? 189 में तो समन वारंट और अनुरोध पत्र अब न मारिएगा। भारत से बाहर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आयोग को इंग्लिश में कहते हैं कमीशन। भाई रटते रहिए, क्या जारी होगा? कमीशन। अब 2 धाराएं इस समय नहीं पूछी जा रही हैं, उसको भी थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। देखिए आपका रिसिप्रोकल स्टेट, यानी कि रिसिप्रोकल स्टेट की परिभाषा या व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 105 में है। रिसिप्रोकल मतलब पारस्परिक। पारस्परिक मतलब कि जहाँ के 2 देश एक दूसरे से वादा किए हैं। जैसे इंग्लैंड ने भारत से वादा किया कि आपका कोई नागरिक अगर आपके देश में अपराध करके इंग्लैंड आता है तो इंग्लैंड आपको सौंप देगा। और भारत ने भी वादा किया है कि इंग्लैंड का कोई व्यक्ति इंग्लैंड में अपराध करके भारत में आता है तो भारत इंग्लैंड को क्या करेगा? सौंप देगा। तो जहां 2 देश एक दूसरे को प्रमित करते हैं, उन देशों को रिसिप्रोकल कहा जाता है, पारस्परिक या व्यतिकारी। तो इसके लिए कहाँ प्रावधान है व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के लिए? 105। और संविदाकारी राज्य की परिभाषा 105 है। तो झारखंड में अब तक के इतिहास में सीआरपीसी की धारा 105 कभी पूछी नहीं गई थी, लेकिन पहली बार झारखंड ने ये क्वेश्चन बना दिया कि जो संविदाकारी राज्य हैं उसकी परिभाषा सीआरपीसी की किस धारा में? तो 105 और व्यतिकारी पूछ ले तो 105। व्यतिकारी मतलब क्या? जहां दोनों देशों में क्या हुआ है? ट्रीटी या संधि या करार या समझौता। याद रखिए। अब आइए आपका लेक्स फोरी देखा जाए। क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेक्स फोरी है। लेक्स मतलब ला और फोरी मतलब फोरम, यानी कि प्लेस, यानी कि स्थान विशेष की विधि। स्थानीय ना मार दीजिएगा। लेक्स फोरी का मतलब हुआ स्थान विशेष की विधि। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई घटना विदेश में हुई है, अभियुक्त के खिलाफ भारत में मुकदमा चल रहा है, तो उस विदेश में हुई घटना को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार भारत में साबित किया जाएगा कि विदेशी साक्ष्य अधिनियम के अनुसार भारतीय। किस साक्ष्य अधिनियम? विदेश जहां घटना हुई वहां नहीं, अर्थात जहां जांच या विचारण चल रहा है उस स्थान में जो कानून है
उस कानून के अनुसार अभियुक्त के दोष को क्या किया जाएगा? साबित, भले वो अपराध कहाँ किया हो, विदेश में। इसी को हम कहते हैं लेक्स फोरी। अब अगला ये आपका आईपीसी का बैक हो जाइए। अब धारा 3 और 4 को पहले एक दो लाइन। आपका भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों में प्रावधान किया गया। पहला नियम, सेक्शन 3 और 4 में अंतर क्या है? तो सेक्शन 3 एक जनरल प्रिंसिपल बताती है, एक सामान्य नियम बताती है। वह सामान्य नियम ये है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध किया है और यदि वह भारत में ट्रायल का पात्र है, विचारण का पात्र है, तो आईपीसी के तहत उसे सजा दी जा सकती है। ये सामान्य नियम है। अब कब ऐसा व्यक्ति भारत में विचारण का पात्र होगा? कब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भारत में किस कंडीशन में ट्रायल चल सकता है? उस कंडीशन को सेक्शन 3 नहीं बताएगा, बल्कि कौन बताएगा? 4। यानी कि फिर एक बार दूसरे एंगल से देखिए, भारत से बाहर जो भी व्यक्ति अपराध करेगा वह भारत में आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा। ये जनरल रूल है 3 में। अब दूसरा सेक्शन 4 क्या है कि सेक्शन 4 में वे कंडीशन बताई गई हैं, वे परिस्थितियां बताई गई हैं जिनमें कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध करता है तो भारत में आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा। तो सामान्य नियम 3 में और उसको स्पेशलाइज किस में किया गया? 4 में। तो देखिए तो एक दो लाइन तब भाई ब्रेक दिया जाएगा, क्योंकि लंबा क्लास आज नहीं चलाना है थोड़ा, क्योंकि अभी संविधान नियम भी आज लिखवाना है। देखिए आपका बेयर एक्ट सेक्शन 3 कम से कम समाप्त हो जाए। भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से परे किए गए, पहले तो भारत से परे समझ लीजिए, भारत से बाहर। तो अगर कोई जम्मू कश्मीर में अपराध करता है तो क्या वह भारत से बाहर वर्तमान में माना जाएगा कि नहीं? नहीं। अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मतलब उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा मानो वह कार्य कहाँ किया हो? भारत के भीतर। कल इसको समझाया जाएगा भाई आपका।